जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे आखिर किस तरीके से जो हिटलर था ये राइज करता है पूरे जर्मनी के अंदर, और फिर किस तरीके से ये वर्ल्ड वॉर 2 को स्टार्ट करता है। आखिर क्या होता है वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी में, जिस वजह से ये जो वर्ल्ड वॉर 1 है ये कनेक्ट होता है वर्ल्ड वॉर 2 से, ये वर्ल्ड वॉर 1 कनेक्ट होता है हिटलर से। और एक सवाल भी रहता है बच्चों के दिमाग में, अगर हमारे पास मशीन है नोट छापने की तो क्यों ना हम वो सारा नोट छाप ले जिसमें कोई गरीब नहीं रहेगा। तो ये भी जवाब जो है सवाल में इस चैप्टर में हमको मिल जाएगा। तो हमारा जो पहला हेडिंग है वो ये है बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। जो वाइमर रिपब्लिक है ये एक ग्रुप है जर्मनी के अंदर, ये रूल कर रहा था 1919 से लेकर 1933 तक। मतलब जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो जाता है तब से लेकर तब तक जब तक हिटलर जो है पावर के अंदर आता नहीं है, तब तक की जो वाइमर रिपब्लिक होता है ये रूल कर रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा होता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 चलता है 1914 से लेकर 1918 तक। दो ग्रुप्स भिड़ती है, पहला ग्रुप होता है सेंट्रल पावर और दूसरा होता है एलाइज पावर। अब यहाँ पर जो एलाइज पावर होती है ना ये जीत जाती है, और कारण बड़ा ही सिंपल सा है। इसके अंदर ब्रिटेन है, ब्रिटेन के पास खूब सारा पैसा है, इंडिया कॉलोनी है, बहुत सारा पैसा निकल रहा है इंडिया से। फ्रांस है, बेल्जियम है, रसिया है, और बाद में यहाँ पर जो यूएसए है वो भी ऐड हो जाता है। तो इस तरीके से एक पावरफुल ग्रुप बन जाता है एलाइड। और वहीं पर दूसरा जो ग्रुप है यहाँ पर जर्मनी आता है, ऑस्ट्रिया और हंगरी आता है, और ओटोमन एम्पायर आता है। तो जितने भी एम्पायर्स हैं यहाँ पर, जो भी ऐसे विचारधारा के लोग हैं कि एक राजा होना चाहिए, इस तरीके से रूल होगा, जितने भी इस तरीके के लोग हैं वो सब यहाँ पर आते हैं। और दूसरी तरफ रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, मोस्टली ऐसे देश है जहाँ पर एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा होता है उस वक्त गेन किसको होता है? जर्मनी को। जो जर्मनी होता है वो फ्रांस का एरिया, बेल्जियम का एरिया अच्छे खासे स्टैंडर्ड से कब्जा लेता है, और यहाँ पे जो जर्मनी होता है इसको दूसरा फायदा यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन तभी एंट्री होती है कहानी के अंदर एक नए एम्पायर की, एक नए पावरफुल कंट्री की, जिसका नाम होता है यूएसए। यूएसए एंटर करता है इन दी वर्ल्ड वॉर 1 इन द 1917, और आते ही सबको मार मार के धुन देता है, और यहाँ पर जीत जाता है यूएसए का ग्रुप, और यहाँ पे जर्मनी का ग्रुप था ये हार जाता है। तो ये जो कहानी है ये पूरे वर्ल्ड वॉर 1 की कहानी है, क्या क्या होता है वर्ल्ड वॉर 1 में और किस तरीके से जीतता है। और ये जो है जो सिंबल है ये है वाइमर रिपब्लिक का सिंबल है। तो जो वाइमर रिपब्लिक है किस तरीके से पावर को हासिल करता है जर्मनी के अंदर, जो वाइमर रिपब्लिक होता है यहाँ के रॉयल फैमिली को हटाता है, और जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हाँ भैया अब रॉयल पावर नहीं है, कोई राजा रानी नहीं है यहाँ पर, तो तभी पावर के अंदर आते हैं और एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नेंस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर प्योरली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लेकर आते हैं। ये बोलते हैं जो गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये एक फेडरल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। फेडरल सिस्टम क्या होता है? पूरे देश को कंट्रोल किया जाएगा एक सेंटर में बैठकर, नई दिल्ली के अंदर पूरा इंडिया चलता है पूरे, और साथ ही साथ हर एक स्टेट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट भी होती है। तो इस तरीके से जो गवर्नेंस होता है वो आसान हो जाता है। स्टेट अपना काम संभाल रही है, सेंटर अपना काम कर रही है, इस तरीके से गवर्नेंस होता है बड़े आसान हो जाता है। अब डेमोक्रेसी आ गई तो वोटिंग होगा, तो यहाँ पे वोटिंग होता है वो भी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के सिस्टम के साथ, जहाँ पर जो वुमेन होती है उनके पास होता है राइट टू वोट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल रहा है, जो महिलाएं थी उनके पास था राइट टू वोट, यानी कि जितने भी एडल्ट सिटीजन थे अपार्ट फ्रॉम देयर रिलीजन, कास्ट या फिर जेंडर, उन सबके पास राइट टू वोट यहाँ पर था। और यहाँ पर जितने लोग इलेक्ट हुए वो जाके बन गए यहाँ के एमपी, मतलब जो पार्लियामेंट का नाम है रिस्टैग, तो यहाँ पर जाके बैठ गए रिस्टैग और बन गए मेंबर ऑफ रिस्टैग। लेकिन जो कहानी है वहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये है, जो वाइमर रिपब्लिक है जो डेमोक्रेसी को लेकर आ रही है, जो हर एक इंसान को फ्रीडम दे रही है, राइट टू वोट दे रही है, लोग उसी इंसान को पसंद नहीं करते हैं, उस ग्रुप को पसंद नहीं करते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? और कारण है इसके पीछे का द ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। वर्साइल्स एक जगह है, यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होता है। जब वर्ल्ड वॉर 1 था और हार जाता है जर्मनी, तो इसे माननी पड़ती है शर्तें। अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, जितनी भी रसिया, ये सब कंट्रीज बोलती है जो भी लड़ाई यहाँ हुई है यहाँ पर हमें कंपनसेशन दीजिए आप, यहाँ पर हमारी जो शर्तें है उसको मानिए आप। और यहाँ पर झुक जाती है वर्साइल। वामा जो होता है वामा रिपब्लिक वहाँ पर झुक जाता है और शर्तें मान लेता है। शर्तें क्या है यहाँ पे? शर्तें सबसे पहले ये है कि जितने भी आपकी कॉलोनीज हैं ओवरसी, आप उन सबको आज़ाद कर दीजिए। जितने भी गुलाम आपने बना रखे हैं देश समुद्र से पार जाके, उन सबको आप आज़ाद कर दीजिए, ताकि जितने भी बाहर के देश हैं उन सबके पैसा आप लाकर अपने को दोबारा खड़ा ना कर पाओ। दूसरा शर्त यह है कि आपको जो 13% लैंड है हमको चाहिए, आपकी जो 1/10 ऑफ पॉपुलेशन है वो हमको चाहिए, क्योंकि जब जमीन लोगे आप यहाँ पे तो जमीन के साथ आबादी भी जाएगी। मान लो जो जमीन है ये मांग लिया तो यहाँ जो लोग रह रहे होंगे वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे। और क्या हुआ? 75% ऑफ आयरन ले लिया, 26% ऑफ कोल ले लिया। फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया ने इन सब ने बांट लिया। और यहाँ पर बांटने का मकसद ये था कि हाँ भैया हमने हरा ही दिया है तो चलो हम उनसे लूट भी लेते हैं।
यहाँ पर फायदा हुआ, हमको पैसा मिल गया, और जो जर्मनी है हमारा एनिमी कंट्री है, कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। उसके बाद कहा गया जर्मनी है अपनी आर्मी नहीं रखेगा, जो जर्मनी है ये डिमिलिटराइज कर देगा खुद को, खुद की आर्मी नहीं होगी, मतलब फ्यूचर में लड़ाई भी नहीं होगी। और इसके बाद ये कहते हैं कि आप हमको, और फिर कहते हैं कि आप हमको कंपनसेट करो, और कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा 6 बिलियन ऑफ पाउंड्स। आज की तारीख में भी जो रकम है बहुत ज़्यादा बड़ी है कंट्री के हिसाब से। अगर जाएगा ना पाकिस्तान इसको लोन मांगने के लिए, तो यही लोन मांगने के लिए 6 बार अपने घुटने से टेकने पड़ेंगे। उसके बाद उसमें मिलेगा 6 बिलियन ऑफ पाउंड्स, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम है, मांग लिया ऐसा कंपनसेशन। और इसके बाद कुछ सालों बाद यहाँ पर एक एरिया था रेनलैंड, ये जो एरिया था ये भी कब्जा लिया, क्योंकि ये जो एरिया था यहाँ पे बहुत सारे कोल थे, आयरन था, मतलब रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, तो इसको भी कैप्चर कर लिया बाकी कंट्रीज ने मिलकर, खासतौर पर पोलैंड ने। तो यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर लिया जर्मनी को, जिस वजह से जर्मनी था वो एकदम बौखला गया, खिसिया गया, और जिस वजह से जो हिटलर था उसे खून जो था सर पे चढ़ गया। लेकिन जो कहानी है, कहानी के अंदर अभी तक हिटलर की एंट्री नहीं हुई है। अब यहाँ पर आगे क्या होता है, जो वॉर होता है ना, इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है पूरे के पूरे जर्मनी के ऊपर, पूरी यूरोप के ऊपर। और वो इम्पैक्ट होता है ऐसा साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि हाँ भैया वॉर हो रहा है, ना जाने कब आके हमारे सर पर बम गिर जाएगा, हमारी जो छत है गिर जाएगी, यहाँ पे ये बम गिरा देंगे, वहाँ वो बम गिरा देंगे। तो ये जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है वो तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ये भी बढ़ गई है, क्योंकि जब वॉर होता है तो एक्सपोर्ट जो होता है, इंपोर्ट जो होता है पूरा बिगड़ जाता है, जो पूरा बिजनेस होता है ख़राब हो जाता है, जिस वजह से जो आमदनी होती है पूरे देश की और पूरे आम इंसान की वो कम हो जाती है। और जब आमदनी कम हो गई तो वही यूरोप जो अब तक लोन बांट रहा था, अथाह पैसा, लो तुमको लोन चाहिए आओ लो, ये तुमको लोन चाहिए लो, इंटरेस्ट रेट कम दे देना, इस तरीके से पैसा बांट रहा था, आज की तारीख में लोन मांग रहा है, भटक रहा है कि आप हमको थोड़ा लोन दे दो, हमको डेवलपमेंट करनी है। हमारी जो पुरानी डेवलपमेंट थी, बिल्डिंग थी, सब बर्बाद हो चुकी है। और जो खास तौर पर जर्मनी है ना, वह तराही तराही मच गया। जो वामा रिपब्लिक था, जिसका आइडिया था सोशलिस्ट होना चाहिए, कैथोलिक, डेमोक्रेटिक जो आइडियाज़ थे, इन सब लोगों को टारगेट किया गया बाय दी सिटीजन्स ऑफ दी जर्मनी। तो इन्होंने टारगेट किया कि आपकी वजह से हमने ये साइन कर दिया है, साइन आपने क्यों ही किया, मतलब बात भी सही थी, साइन आपने किया क्यों, झुके क्यों। वो क्या कर लेते अगर यूरोप वाले आप नहीं झुकते तो, बोलते बम मार देंगे, मार दो बम, पूरा धुआं धुआं तुमने कर रखा है मार मार के, जितनी बिल्डिंगें सब तोड़ दिया, पूरा धुआं धुआं कर दिया, बच्चे बूढ़े औरतें सब मर रही हैं यहाँ पर, तो क्या कर लोगे और आप, तो आप झुके यहाँ पर क्यों। और इनको नाम दिया गया नवंबर क्रिमिनल्स, क्योंकि जो वर्साइल ट्रीटी साइन हुई थी ये हुआ था नवंबर के महीने में, और इसलिए नाम दिया गया नवंबर क्रिमिनल्स। अब आगे क्या होता है, जो वर्साइल की जो ट्रीटी होती है, इस वजह से एक नया आइडिया निकल कर आता है, और वो आइडिया होता है जो हमारे देश के लड़के रहेंगे, खासकर जो मैन रहेंगे, वो एग्रेसिव होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और मस्कुलिन होने चाहिए, क्योंकि ना जाने कब हमको एक और वॉर लड़नी पड़े, हमें बदला लेना है, हमको इंतकाम चाहिए। अब यहाँ पर और जो मीडिया होती है ग्लोरीफाई करती है टेंथ लाइफ को। टेंथ लाइफ क्या होता है, जो आर्मी के लोग होते हैं ना, वो ऐसे बोरियां सैद देते हैं आपस में कि गोली हमको ना लगे, और यहाँ से फिर गोली चलाते हैं, या फिर कई बार गड्ढा खोद देना जमीन के नीचे, और यहाँ पे जो आर्मी के लोग होते हैं यहाँ पर रहते हैं, सोल्जर्स यहाँ से गोली चलाते हैं। तो ये जो लाइफ है ना, बड़ी ही मतलब मुश्किल लाइफ होती है, छोटी सी जगह में आपको रहना पड़ता है कैद होकर, ना जाने कब आप पे कौन सा हमला कर दे। लेकिन यहाँ पर ना मीडिया ग्लोरीफाई कर रही है, तो ये मीडिया बोल रही है जो लाइफ है बड़ी अच्छी लाइफ है, आपको भी आर्मी में आना चाहिए, आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए अपने देश के लिए। तो जो मीडिया से ग्लोरीफाई कर रही है, जो कि बिल्कुल ही एक तरीके से गलत चीज़ दिखा रही है कि बड़ा मज़ा आता है, मज़ा नहीं आता है। यहाँ पर तकलीफ होती है, मतलब छोटी जगह रहने के लिए, लेकिन हाँ देश के लोग यहाँ पे रहते हैं। आगे क्या होता है, ये लोग कहते हैं जो डेमोक्रेसी है ना, ये बड़ा ही बचकानी बातें है, डेमोक्रेसी में कुछ होता नहीं है, जो होता है वो होता है लड़ाई, हमको लड़ाई लड़नी है, हमको जीतना है। ये जो आइडिया है ना, ये डेवलप हो रहा है जर्मनी के लोगों के अंदर, और यही जो आइडिया है आज भी एग्जिस्ट करता है जर्मनी के लोगों के अंदर। अगर आप भी देखो कि जर्मनी को देखोगे ना, तो बड़े एग्रेसिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब वो भड़ जाएंगे तुरंत, लड़ जाएंगे आपसे। अब जर्मनी में जो वामा रिपब्लिक है, इसकी जो वैल्यू है वो कम हो रही है। ये भी सिंबल है वामा रिपब्लिक का ही, पहले वो जो सिंबल दिखाया था आपको चिड़िया वाला, वो भी उसी का था। अब ये जो वामा रिपब्लिक, इसकी वैल्यू कम हो रही है। इसी वजह से एक नई जो पार्टी है वो फॉर्म होती है, जिसका नाम होता है स्पार्टिस्ट लीग। और ये जो पार्टी होती है, ये इन्फ्लुएंस होती है रसिया के बोल्शेविक रेवोल्यूशन से। जैसे रसिया के अंदर लेनिन आया, उसने पूरा रेवोल्यूशन लिया, क्रांति लाया, और रसिया को एक डेवलप कंट्री बना के रख दिया। तो ये जो पार्टी है, ये भी यही सोच रही है कि हम यहाँ पे रेवोल्यूशन करेंगे, क्रांति लाएंगे, और यहाँ पे जो जर्मनी रहेगा उसको दोबारा से खड़ा कर देंगे, ताकतवर बना देंगे। इससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। लेकिन जो वामा रिपब्लिक था, इसने क्या किया, अपनी जो आर्मी थी जिसका नाम था फ्री कोप्स, इसका यूज़ करके इनको कुचल के रख दिया। अब यहाँ पे ये जो है और ये जो है, दोनों ही पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, और इस लड़ाई की वजह से एक नया आदमी जो होता है, जो यहाँ पे दिखता नहीं किसी को, उसका नाम होता है हिटलर, वो पावर गेन कर लेता है। ये दोनों लड़ रही हैं आपस में, जैसे बिल्ली नहीं लड़ती आपस में और बंदर फायदा उठाता है, यहाँ पर यही हुआ, दोनों बिलियन लड़ती रही और नया आदमी आया हिटलर, और ये बन गया था नया सुप्रीम लीडर ऑफ द जर्मनी।
लेकिन चलो ठीक है, अभी तक जो हिटलर पावर में आया नहीं है, जो वाइमार रिपब्लिक है उसके अंदर पावर है, लेकिन वाइमार रिपब्लिक ने सोचा हमको पैसा देना है बस, तो पैसा छाप लो ना, दिक्कत क्या है, मशीन हमारा रखी हुई है, बस कागज चाहिए और छाप नोट छाप दो। तो उन्होंने यही सोचा। लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, फ्रांस पहले बोलता है कि आप हमको पेमेंट करो गोल्ड में, आपने जितना कर्जा लेके हमसे लोन लेकर आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, बताओ हद है, मतलब लोन लेकर लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, उसके बाद आप हमको पेमेंट करो गोल्ड के अंदर, लेकिन गोल्ड यहाँ पर है नहीं। तो यहाँ पर जो जर्मनी था वो बोलता है कि भैया अब हमारे हाथ खड़े हो गए, अब हम आपको पेमेंट नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद जो फ्रांस होता है वो ऑक्यूपाई कर लेता है, रोहर जो डिस्ट्रिक्ट होता है, जो एरिया है, इसको ये ऑक्यूपाई कर लेता है। और इसके बाद जर्मनी जो होता है स्टार्ट करता है नोट को छापना, और इतना बेफिक्र होकर नोट छापता है कि हद से ज़्यादा नोट ही नोट हो जाते हैं पूरे देश के अंदर। और जो वैल्यू होती है मार्क की, ये जो मार्क है, ये करेंसी है, ये मार्क, ये जो करेंसी थी जर्मनी का, क्रैश कर गया। अब क्रैश करता कैसे है ना, ये देखो आज की तारीख में अगर आप देखोगे ना तो इंडिया में $1 का कीमत है 70-75 रुपये चलता है ना, ये कीमत है। लेकिन यहाँ पर $1 का मतलब हो गया था, $1 का मतलब हो गया 1 ट्रिलियन ऑफ मार्क, जो यहाँ पर हद से ज़्यादा ही निकल गया आगे। मतलब अगर आज की आप देखोगे तारीख में, आपको ब्रेड लेना तो 20 रुपये का एक नोट लो, जेब में रखो, जाओ ब्रेड लेकर आ जाओ, ये ऐसी तरीके में सिस्टम है। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा नोट हो गया और नोट की वैल्यू गिर गई ना कि आप सूटकेस भर के नोट लेके जाओगे और एक ब्रेड का पैकेट लेकर आओगे। तो वैल्यू गिरती कैसे है, अप्रैल का महीना चल रहा है, नोट छापने की शुरुआत हो चुकी है, और अब यहाँ पर $1 की वैल्यू हो गई है 24,000 मार्क, और ये बढ़ता चला गया 3.5 लाख तक, और फिर निकल गया ये कितना हो गया, फिर हो गया 46 लाख और 9 करोड़, और फिर ये 1 ट्रिलियन में आ गया। मतलब इस तरीके से वैल्यू जो है यहाँ पे गिरती चली जा रही है, गिरती ही चली जा रही है। और ये सब देखते हुए ना अमेरिका को आ गई। अमेरिका ने कहा भैया यहाँ तो पूरा बर्बाद हो गया जीडीपी निकल। तो इसने क्या किया, अपना एक बहुत मशहूर आदमी था चार्ल्स डेविस, ये जो था बड़ा ही फेमस इकोनॉमिस्ट था, इसको भेजा यहाँ पर, और जाइए आप जरा जर्मनी के अंदर वहाँ की जो इकोनॉमी है उसे रिवाइव करिए, वहाँ पे जो हालात है उसे सुधार दीजिए। अब यहाँ देखो हालत कैसे हैं, जो बच्चा है ना ये खेल रहा है इतने सारे नोटों से, और इस नोट की वैल्यू इंडिया के अंदर ना 10 रुपये नहीं है हमारे देश के अंदर। तो इतना सारा नोट मिला के इंडिया का 10 रुपये नहीं बन रहा है, इतनी जो नोट की वैल्यू यहाँ पर गिर चुकी है। जो पेपर है पूरा वेस्ट पड़ा है, ये पूरा नोट है लेकिन पूरा वेस्ट है, आग लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको। अब यहाँ पर क्या होता है, मदद कर रहा है अमेरिका, लेकिन जर्मनी का जो नसीब था वो ख़राब था। यहाँ पे अमेरिका जो है मदद कर रहा है, पैसा दे रहा है एज ए लोन, वहाँ पर अपना इकोनॉमिस्ट भेज रहा है, लेकिन अमेरिका के अंदर आ जाता है इकोनॉमिक डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब ये होता है जो शेयर बाजार है वो क्रैश कर गया, और जो मनी रोलिंग है, जो बिजनेस होता है लोन पे चलता है, अब रोलिंग पे चलता है कि हाँ मैंने आपसे पैसा लिया और मेरे भरोसे बैठा दूसरा आदमी, मैं आपसे पैसे लूँगा उसको दूंगा, तो जो मनी रोलिंग है ना पूरा का पूरा टूट गया। अब होता क्या यहाँ पर, जर्मनी जो है रिवाइव कर ही रहा है 1924 से 1928 तक, हालात कुछ हद तक बेहतर भी हो गए थे। अमेरिका जो है शॉर्ट टर्म से लोन दे रहा है ताकि उसे रिवाइव कर पाए, इकोनॉमी जो है दोबारा से जिंदा कर पाए। लेकिन अमेरिका के अंदर आ जाता है इकोनॉमिक डिप्रेशन इन द ईयर ऑफ 1929। यहाँ पर जो उसका शेयर बाजार होता है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज, जैसे कि इंडिया के अंदर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, उसी तरीके से यहाँ पर वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज है, ये होता है क्रैश। अब क्रैश होने के बाद एक ही दिन के अंदर 13 मिलियन ऑफ शेयर जो होते हैं बेच दिए जाते हैं। मतलब जो शेयर बाजार जमीन पर गिर गया, कि धराशायी हो गया, जिसके बाद शुरुआत होती है इकोनॉमिक डिप्रेशन की। ये वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक डिप्रेशन था इन द वर्ल्ड, इन द हिस्ट्री ऑफ द ह्यूमंस। और इसके बाद अगले 3 सालों के अंदर ही जो यहाँ पे अमेरिकन की आय थी, जो इनकम थी, वो एकदम आधी हो गई। मतलब जो अमेरिका है वो बुरी हालत में है, तो मदद अब जर्मनी की नहीं कर सकता है। तो जर्मनी किस हालत से गुजरेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होता है वो कम कर दिया जाता है 40% से, क्योंकि लोगों के पास आमदनी नहीं है तो डिमांड नहीं है, और डिमांड नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं है। प्रोडक्शन जब नहीं हुआ, यहाँ पर जब सामान बन नहीं रहा है, तो जो लाखों लोग थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। तो कई सारे लोगों ने नौकरी खो दी। अब यहाँ पे जब लोगों के पास नौकरी नहीं थी, उन्होंने कहा कि हमको आप पगार कम कर दो लेकिन काम पे रख लो, तो पगार जो थी वो ज़्यादा कम हो गई। और इसके बाद भी जो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट था वो टच कर गया 6 मिलियंस को। तो यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए। यहाँ जो लाइन लगी है नौकरी के लिए, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नौकरी रखिए 4 या 5, तो 4 और 5 के लिए इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे खड़े हैं कि आप हमको नौकरी दे दो, सस्ते में भी काम कर देंगे, फ्री में काम कर देंगे, भाई कुछ खाने को दे देना बस। ये हालात हो गए यहाँ पर। और क्या होता है, जो कई सारे आदमी हैं उन्होंने गले में एक बोर्ड डाल लिया है, और बोर्ड पर लिखा हुआ है विलिंग टू डू एनी वर्क, आप मुझसे कुछ भी करवा लो, बस आप हमको थोड़े से पैसे दे देना, हमारे जो बच्चे हैं घर में भूखे पड़े हैं। और यही जो हालात है ना आज की तारीख में रखा अफगानिस्तान के अंदर कई सारे जो माँ बाप है अपनी किडनी बेच रहे हैं, अपने जो ऑर्गन्स हैं वो बेच रहे हैं ताकि उनके जो बच्चे हैं वो खाना खा सके, एक वक्त खाना भी खा सके। तो ऐसे हालात हो रखे हैं जर्मनी के अंदर आज की तारीख में, आज इन द सेंस 1932 के अंदर ये हालात हो रखी हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जब आमदनी नहीं है तो क्या बढ़ेगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो है बढ़ जाएगी, बैंक लूटना, किडनैपिंग होना, दुकानें लूटना, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बढ़ जाएंगी।
और जो लोगों की सेविंग्स रखी हुई थी एकदम खलास हो गई, क्योंकि जो करेंसी की वैल्यू थी वो गिर गई है। जिसने बैंक के अंदर 1 लाख रुपए रखा था, आज की तारीख में उस 1 लाख रुपए से सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेड का पैकेट आएगा, और उस वक्त 1 लाख रुपए से सोने का एक नेकलेस आ जाता। तो यहाँ पे जो करेंसी की वैल्यू है एकदम ही गिर चुकी है। तो यहाँ पे जो हमारे सेविंग्स थी वो पूरा बर्बाद हो गया। जो किसान है ना, उनके अनाज का सही दाम नहीं मिल रहा है, तो किसान बर्बाद हो गया। और यहाँ पर अनाज के रेट कम होने के बावजूद इतना कम नहीं हो पाया कि जो माँ है अपने बच्चों को खाना भी खिला सके पेट भर के। तो यहाँ पर जो हालात है ना एकदम खराब हो गए हैं। किसी बस खाने को खाना नहीं है, आमदनी नहीं है जेब में बिल्कुल भी, और हर एक इंसान यहाँ पर नौकरी के लिए भटक रहा है। अब जो वाइमर रिपब्लिक है, जिसके लीडरशिप के अंदर ये सब हो रहा है जर्मनी के अंदर, उसकी हालत भी खराब हो गई। जो वाइमर रिपब्लिक है वो टूटने फूटने की हालत में आ गया है, ऐसा लगता है कि अब बिखर ही जाएगा। लेकिन यहाँ पर वाइमर रिपब्लिक ने वो सारी गलतियाँ की है, मिस्टेक्स की है। पहला तो ये है कि इसकी जो गवर्नमेंट है वो एक कॉलोनियल गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट है। कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है ना, किसी पॉलिटिकल पार्टीज का ग्रुप होता है, मिलकर रूल करते हैं। अब यहाँ पर अगर एक इंसान का पूरा एक पॉलिटिकल पार्टी को पूरा मेजोरिटी मिल जाए ना, तो ये आराम से रूल कर सकता है, अपनी जो पावर रहती है उसका इस्तेमाल अच्छे से कर पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर एक कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो पावर का इस्तेमाल वो नहीं कर पाती है, हिचकिचाती है करने से, क्योंकि सरकार ना गिर जाए हमारी, इस तरीके का माहौल वहाँ पर होता है। अब अगला क्या है, आर्टिकल में जो 48 है, इस हिसाब से जो प्रेसिडेंट रहता है उसे पावर है कि वो इमरजेंसी को इम्पोज कर सके। और इसके बाद जब इमरजेंसी लागू हो गया, इसके बाद जो सिविल राइट्स हैं वो सब गए भाड़ में, वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है बची उसकी। और जब जितने भी यहाँ पे इलेक्टेड पर्सन्स थे वो सब यहाँ से हट गए, जो रिस्पेक्ट था वहाँ से हट गए, तो उसका जो प्रेसिडेंट है वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकता है। उसे जो करना है वो करे अपने हिसाब से, या फिर एक डिक्टेटर के हिसाब से रूल वो कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ पर वाइमर रिपब्लिक था ये मैनेज नहीं कर पा रहा था इन सब प्रॉब्लम्स को। और इन सब चीज़ों की वजह से जो जर्मनी की आबादी थी ना, उनको लग रहा था जितनी भी डेमोक्रेटिक आइडियाज़ हैं ये सब फॉल्स है, ये सब कुछ नहीं होता है, इनसे कुछ डेवलपमेंट नहीं होता है। और उनको लग रहा था कि कुछ और आना चाहिए, यहाँ पर एक नया सिस्टम आना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन यहाँ कुछ उनको मिल नहीं पा रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे राइज ऑफ हिटलर। जय हिंद, जय भारत।